नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे किसानों के भारत बंद की। हम बात करेंगे किसानों के बंद को पूरे भारत पर असर हुआ या फिर नहीं पड़ा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक ही क्या ये बंद सीमित रहा? किसान के मुद्दे को लपकने में विपक्षी पार्टियां कितनी कामयाब रही? क्या 25 विपक्षी पार्टियां मिलकर सरकार पर दबाव डालने में कामयाब रही? क्या आज के आंदोलन से सरकार किसानों की मांगे मानने के लिए विवश हो जाएगी? क्या आज के आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ेगा? किसानों का आंदोलन सिर्फ कुछ राज्य तक ही सीमित रहा? इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, काला कानून वापस लो, वापस लो। किसानों के भारत बंद के दौरान दिल्ली के ज्यादातर सीमाओं पर जंग की तस्वीर नजर आई। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान और जवान एक दूसरे के खिलाफ डटे रहे। हंगामा होता रहा, बंद की वजह से लोग परेशान होते रहे और इस दौरान राजनीति भी खूब होती रही। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को नजरबंद करने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात करने के बाद जब से सीएम केजरीवाल लौटे हैं, उन्हें उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है। उनके घर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उनके आवास पर लोगों को आने और बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सीएम साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आईडी कार्ड दिखाइए, दो तीन लोगों को हम लेके जाएंगे। ये क्या सीएम साहब कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस लेके जाएगी दो तीन लोगों को? ये किस हक से कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। These claims are totally baseless and unfounded. There is absolutely no restriction whatsoever. The Honorable CM has been meeting his usual engagements, and there is normal movement, and he has been moving out of his residence for any engagement whatsoever. उधर आज दिन शुरू होते ही कांग्रेस ने भी झंडा बुलंद कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी, किसानों से चोरी करना बंद करो। कांग्रेस के तमाम नेता कुछ इसी अंदाज में मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। समझना पड़ेगा हम लोगों को कि देश में आज न सिर्फ किसान लेकिन आम व्यक्ति भी आक्रोशित है, क्योंकि जो हमारा अन्नदाता है उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, धोखे में रखा गया और एक ऐसे कानून का निर्माण किया जिसकी डिमांड किसी ने नहीं करी थी, और कानून बनाना भी था तो राज्य सरकारों से, किसानों से चर्चा करने के बाद आप सदन में लेकर आते पार्लियामेंट में और फिर पारित कराते। अब जब धरने पे किसान बैठे हैं, अब आप 6-6, 5-5 दौर की मीटिंग कर रहे हो और मुख्य मांग ये है कि आप तीनों विधेयकों को वापस करो और आप एमएसपी का एक अलग से हमको प्रावधान देके बना के दीजिए। वहीं भारत बंद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच मुलाकात हुई। नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर हुई इस मुलाकात में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार शरद पवार और राजनाथ सिंह ने भी आज मुलाकात की। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पहले किसान कानूनों का समर्थन और अब इसका विरोध करने के बीजेपी के आरोप पर सफाई दी। मैंने सिर्फ इतना ये कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसी एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटी सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल को फोन किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। शिरोमणि अकाली दल ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए से हाल में नाता तोड़ा है और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन लाख विरोध के बावजूद भी पीएम मोदी ने शिष्टाचार का रिश्ता नहीं तोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहा और आंदोलन ने आज जो बंद का आह्वान किया था, यानी कि किसानों ने बंद का आह्वान किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम की स्थिति रही और ऐसे में एक्सप्रेस वे पर भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा दिखाई दिया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब के कई सांसद, आपको बता दें कि आज
दिल्ली भी पहुंचे और किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी भारत, आपको ये यहाँ बताना जरूरी समझते हैं क्योंकि भारत बंद का असर कहां पर दिखाई दिया। सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के आईटीओ पर यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर पुलिस ने एक्शन भी हालांकि लिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में भी भारत बंद का खासा असर दिखाई दिया। किसानों ने बड़ी रैली निकाली और इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ी। आज इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विजय खेरा साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ नरेश सिरोही जी जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी किसान मोर्चा के। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। उमेश जोशी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर मुद्दे पे बहुत बेहतर पकड़ रखते हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे बीजेपी के नेता विजय खेरा साहब के साथ। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया था, कई दिनों पहले से ही भूमिका बनानी शुरू कर दी गई थी, क्या वाकई आपको लगता है कि उस भारत बंद का असर आज दिखाई दिया, न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी? जहाँ से अभी तस्वीरें टेलीविजन पर दिखाई गई हैं, मैं नोएडा में नहीं था, दिल्ली में तो खैर था ही नहीं, चांदनी चौक नगर और गोरखपुर में जो तस्वीरें दिखाएंगी मैं उसके बाद, पर महत्वपूर्ण ये बात नहीं कि बंद है कितना रहा, आंशिक रहा, आधा रहा। सवाल इस बात का है कि डरा धमका के कुछ दुकानदारों को डर लगता है कि आके लूट खसट होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी बदनाम है आपराधिक कार्यों के लिए, शुरू से दुकानदार डरता है, तो इसलिए कुछ बंद हुआ भी होगा आंशिक रूप से कहीं कहीं पर इसके कई कारण रहते हैं। और मुख्य बात यह है कि ये बंद का आह्वान क्या कभी किसी विरोधी पार्टी ने पहले किया था? क्या कभी इस बिल के लिए एक धरना भी किसी पार्टी ने दिया? कोई पार्टी कभी आई कह के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरना प्रदर्शन आंदोलन यही कुछ किया? घर में बैठे थे। इनको खाली ये डर सता रहा था इतने दिनों में कि अगर ये बिल पास हो गया तो किसानों तक ये राहत पहुंच गई तो हिंदुस्तान का 92% किसान, मझोला और गरीब किसान जो 70 साल से दुखद हालत में पड़ा हुआ है, ये तो सब तरक्की कर जाएगा, इनको तो लाभ मिलने लग जाएगा, तो इनको तो वोट मिलने वाला एक नहीं है। इसलिए ये बिल की खिलाफत शुरू हुई है। इसकी धारणा सिर्फ मैं पंजाब में मान सकता हूँ कि विरोध शुरू से किया था अकाली दल ने, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पंजाब के हालात किसानों के कुछ अलग है, उनकी समस्याएं अलग हो सकती हैं थोड़ी बहुत, उनको वहाँ पर ज्यादातर बड़ा किसान है और ये समस्या 70 साल में है मझोले और गरीब किसान की है, जो गरीब से गरीब होता चला गया, जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं, चप्पलें नहीं। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि किसानों के डर, यानी कि राजनीतिक पार्टियों की, जैसे कि आपने नाम भी लिया कि समाजवादी पार्टी के डर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो व्यवसायिक हैं या फिर यूं कहें कि जो व्यवसायी हैं, उन्होंने कारोबारी है, उन्होंने अपने दुकानों को बंद रखा या बंद का कुछ असर देखने को मिला, वो भी सिर्फ डर की वजह से। अजय अरोड़ा साहब, कितने सहमत हैं आप इनकी बातों से? नेहा जी, मुझे समझ नहीं आया, आज 13वां दिन है, ये डर बता रहे हैं। अरे किसान सड़कों पे हैं। आज तो एक किसान का निधन भी हुआ आपके चैनल के माध्यम से। किस प्रकार से बच्चे, सभी लोग बुजुर्ग सड़कों पे हैं। अगर ये कानून अच्छा होता, जैसे मेरे बीजेपी के साथी ने बोला, तो सड़कों पे क्यों आते? सड़कों पे और इन्होंने पार्टियों के नाम लिए। अरे किसान तो स्वयं में इतने बुद्धिजीवी, सारे एजुकेटेड, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का प्रयास किया, डिवाइड करने का किया। आज भी मैं क्षमा चाहता हूँ नेहा जी, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा गृह मंत्री जी के लिए। जिस प्रकार महाभारत में शकुनी मामा ने पासा फेंका था, आज भी गृह मंत्री ने एक पासा फेंका है 2-3 किसान संगठनों को, तो ये तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और जहां तक नेहा जी किसानों की छोटी सी मांग है, जब ये कानून पसंद ही नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि किसान डाउन हो गया, गरीब है गरीब रह गया, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया।
अगर उनकी सुविधा के लिए उन्हें लगता है कि बनाए, तो भारतवर्ष के किसान सड़कों पे नहीं होते, इतने राष्ट्रीय किसान संगठन सड़कों पे नहीं होते। इसका मतलब उन्हें ये तीनों विधेयक पसंद नहीं है। अगर आपकी मंशा ठीक है, अगर आप चाहते इस राज्य सरकारों से पहले बात करते, ये बिल कोरोना काल में लोग कोरोना में ग्रस्त हैं और आप कमरों में बैठ के कानून बना रहे हैं, तो ये यथास्थिति मुझे समझ नहीं आई। नया जी किस प्रकार से कानून बनाया, और ये विजय खेरा जी को मालूम है कानून दोस्ती के लिए है। एक तरफ ठीक है, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपका ये कहना है कि किसानों को दो पक्षों में बांटने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। अमित शाह की जो बैठक है वो भी इसका एक उदाहरण है, ये आप कह रहे हैं। और इससे पहले जिस तरह से बैठक हुई, एक सवाल यहाँ पे नरेश सिरोही जी आपसे है। इससे पहले सर हमने देखा कि जब बैठकों की शुरुआत हुई थी तो पहले दौर में पंजाब के किसानों को बुलाया जाता है, दूसरे दौर में हरियाणा के किसानों को बुलाया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश, और ऐसे 2 या 3 दौर की बातचीत होती है मंत्रियों के साथ किसानों की। ये और उसके बाद अब जिस तरह से गृह मंत्री ने कुछ किसान नेताओं को बुलाया है बातचीत के लिए, जिस बात का जिक्र अभी अजय अरोड़ा जी कर रहे हैं, क्या किसानों को बांटने की साजिश रच रही है सरकार? नरेश जी, नरेश जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात दरअसल आज भारत बंद की हो रही है, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किया गया। किसान लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि अगर किसानों का साथ देना है तो पूरे भारत को बंद करके एक बार फिर से अपनी एकजुटता को दिखाना होगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। इस बात का यहाँ पर सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस बात का जिक्र अभी अजय अरोड़ा जी कर रहे थे। नरेश सिरोही जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई गुटबाजी में बांटने की कोशिश या गुटों में बांटने की कोशिश किसानों को हो रही है क्या सरकार की तरफ से? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन उमेश जोशी जी, जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे, आप उनसे कितने सहमत हैं? मैं काफी हद तक सहमत हूँ उनसे। ये केवल इसी सरकार की नीति नहीं है। कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो वो आंदोलन को तोड़ने के लिए फूट डालने की कोशिश जरूर करती है। तो ये तो एक तरह से घिसी पीटी और पुरानी रणनीति है हर पार्टियों की कि फूट डालो, तो आंदोलन को कमजोर करो। आंदोलन तभी कमजोर हो सकता है जब नेताओं में फूट पड़ेगी। अभी तक वो एकजुट है, इसलिए आंदोलन चल रहा है, बहुत मजबूती से चल रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो हर पार्टी करती है। बीजेपी भी वही कर रही है। कभी मान लो कांग्रेस के जमाने में इस तरह का आंदोलन हुआ होगा तो उसने भी यही रणनीति अपनाई होगी। ये तो सुनियोजित एक तरह से तरीका है पार्टियों का। तो और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन भारत बंद का कितना असर आपको दिखा? क्या वाकई आपको लगता है कि पंजाब हरियाणा से इतर अगर हम देखें तो पूरे भारत में बंद का असर रहा? बंद का असर पूरी तरह तो नहीं कह सकते हम, लेकिन जिस तरह से प्रयास किए गए थे इस बंद को रोकने के, उसमें सरकारें कामयाब नहीं हुई। बंद का असर रहा, मतलब उनका मकसद ये था सरकारों का, राज्य सरकारों का भी, जो कि बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ मकसद ये था कि आंदोलन का असर बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन वहाँ असर रहा है, भले ही थोड़ा रहा है, लेकिन रहा है असर। और जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पर तो पूरी तरह से इसका असर दिखा है। लेकिन दिल्ली में उसका असर ज्यादा नहीं रहा। दिल्ली में जिस तरह से ये प्रयास किया जा रहा था या उम्मीद की जा रही थी या आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि किसानों को पूरा समर्थन दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली में उतने कामयाब नहीं हो पाए उसके बंद को सफल बनाने में। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि किसान बॉर्डर्स पर रुके हुए थे, दिल्ली में नहीं आए।
जी। अगर किसान दिल्ली में आते तो उसका असर दिखता। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि डर के मारे किसान दुकानदार दुकानें बंद कर देते हैं। डर के मारे नहीं, तो मतलब कोई पार्टी धमकी नहीं देती है। दुकानदारों पर एक जो है ना मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि कहीं कोई मिसहैप हो गया, कोई अप्रिय घटना होगी तो हम क्या करेंगे। तो उस डर की वजह से वो दुकान खोलना ही नहीं चाहते, वो घर से ही नहीं निकलते हैं। चलिए उमेश जी बने रहिए हमारे साथ। नरेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रही? भारत बंद का असर दिखाई दिया क्या? देखिए नेहा जी कि जो विपक्षी पार्टियां ना, उनका अपना काम है, उन्होंने किया और किसान संगठनों ने उनसे दूरी बना के रखी। ये बहुत अच्छी बात है। किसान जो लीडरशिप है वो बहुत समझदार है। वो अभी अमित शाह जी से मिल रही है, बातचीत कर रही है, कोई ना कोई रास्ता इसमें से जरूर निकलेगा। और किसान संगठन भी नहीं चाहते कि इसका राजनीतिकरण हो जाए, क्योंकि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने जो है इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं अपनी सहमति पहले से जताते रहे, आज बेशक वो विरोध कर रहे हो। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ है आज का कि कोई इस तरह का वो घटनाक्रम नहीं घटा, जबकि किसान संगठनों ने बहुत अपील की कि भाई कोई आदमी जो है अहिंसक ढंग से ही इनको सब हम लोग बंद को सफल बनाए, और उसको भी फिर 11 से 3 बजे तक का कर दिया। तो ये अच्छा संकेत है कि किसान संगठन बाकी राजनीतिक दलों से एक दूरी बनाए हुए हैं और अपना जो उनको करना है, जो बातचीत करनी है सरकार से, वो सीधे बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी हल इसका शायद कल हल निकल जाना चाहिए। ठीक है विजय खेरा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बंद के बाद अब क्या लगता है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा किसान और सरकार के बीच में? सरकार क्योंकि अपनी बातों पर अडिग है, वो कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रोल बैक होना चाहिए, हमें तो इसमें संशोधन नहीं बल्कि कानून ही वापस लो, एक बार नए सिरे से कानून बनना चाहिए। तो क्या ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है? क्या कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या खेरा जी? जी बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि बीच का रास्ता निश्चित रूप से निकलेगा। बीच का रास्ता क्या है? जैसे एक उनकी मुख्य मांग है एमएसपी के लिए, वो तो हम तैयार ही हैं, हम सहमत ही हैं उस बात से। हमने करा इसीलिए है तो अभी तक 1.5 गुना समर्थन मूल्य जो पार्टियां नहीं दे सकी आज तक इतिहास में, वो हमने दे दिया है। किसान की सबसे बड़ी समस्या सुलझा दी है। 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिल रहा है 27 फसलों के ऊपर। अब सवाल ये है कि उस समस्या का क्या हो। तो समर्थन मूल्य का सवाल है, जब फसल आती है तो 2-3 महीने तो रहती है, बाकी 10 महीने किसान के पास जो गेहूं या धान पड़ा रहे या दलहन पड़ा है, वो क्या करे? फिर मजबूर होकर उसी मंडी में बेचे। तो जो मैं बता रहा हूँ, गरीब किसान जो है जिसको 40-40 किलोमीटर मंडी में आना पड़ता है, अगर 5 किलोमीटर के पास बॉर्डर दूसरा प्रदेश है, दूसरा जिला है, तो उसको क्यों बेचने नहीं देते हैं? ये समझ में नहीं आया। आखिर 2 जिलों के बीच में, 2 प्रदेश के बीच में कहीं तो सीमा होती है ना। तो अगर एक जिले के कोने में कोई किसान बैठा हुआ है, उसे क्यों मजबूर कर, तो आप इसी मंडी में बेचो, इसी में क्यों उनको खुला नहीं छोड़ते? जहाँ बेहतर दाम हो, जहाँ बेहतर सुविधा हो। तो आज ये भले बरगलाने में थोड़े बहुत सफल हो रहे हो, लेकिन कल इनको मालूम है कि क्या होने वाला है। आप बता रहे किसानों का इतना फायदा होगा, आप कह रहे हैं किसानों के हित में है, ये किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों ये समझ नहीं पा रहे कि इस कानून से किसानों का फायदा होगा, या फिर आप समझा नहीं पा रहे? ये शुरू में ऐसा ही होता है, ऐसा ही नोटबंदी में इन्होंने दुनिया भर का फैलाया, ये हो जाएगा, अडानी हो जाएगा, अंबानी हो जाएगा। हुआ क्या? पूरी और पहले से ज्यादा मोहर लगा दी हिंदुस्तान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अभी भी 3 महीने हो गए किसान बिल पास किए हुए, यहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ हम जीतते चले गए। उत्तर प्रदेश जीत गए, हम बिहार जीत गए, गुजरात में सारी सीटें जीत गई, तेलंगाना में हमारा खाता खुल गया। कोई सीट जीते ये लोग? इनके समझ में तब भी नहीं आ रहा किसान किसके साथ है। किसान अपनी भलाई तो समझ रहा है, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसान समझ रहा है, ये जो सड़कों पर लोग है ये कौन है? यही गलतफहमी है। इन लोगों को तुम हिंदुस्तान भर के 82% किसानों का पूरा रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे, पूरी समस्याओं का हल ये लेके आए हैं क्या? ये किसान है, पंजाब से आए, वेस्टर्न यूपी से आए, पर इसके अलावा पूरा हिंदुस्तान है। अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं,
और मझोले गरीब किसानों के लिए आवश्यक है तो उनको ये सुविधा दी जाए कि अगर वो कहीं चाहे दूसरी जगह तो यानी कि इन किसान, आप ये कह रहे हैं कि इन किसानों के आधार पर ये तय नहीं किया जा सकता कि पूरे देश के किसान इस कृषि कानूनों के विरोध में हैं। अजय जी, हाँ अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो ये घटनाएं हुई पटना में डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने कार्यकर्ताओं में ने जो जमकर हुड़दंग मचाया, प्रदर्शन के दौरान आम लोगों की गाड़ियों की छतों पर चढ़कर हंगामा काटा गया, जयपुर में भारत बंद के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, एनएसयूआई और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो गई। ये दरअसल क्या किसान ये चाहते हैं कि ये तमाम चीजें हों, या फिर इस आंदोलन, इस भारत बंद के आधार पर ही लगातार रोटियां सेकने की, सियासी रोटियां सेकने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है? नेहा जी, रोटी कौन सेक रहा है ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने दिख रहा है, रोटी कौन सेक रहा है। और जहां तक आपने किसान संगठनों की बात की नेहा जी, पूरे किसान संगठन इन्होंने कहा जी कुछ राज्यों के, अरे पूरे भारतवर्ष के किसान सड़कों पे हैं, और आप कह रहे हो कि उनके फायदे के लिए। यह आपके समझाने में गलती नहीं है, आपकी नीयत में गलती है विजय जी। आपकी नीयत ठीक होती, किसान सड़कों पे नहीं होते। और किसानों ने, विजय जी एक सेकंड, किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और समय बाध्या देखिए ना 11 से 3 किसानों ने तो शांतिपूर्ण तरीके से किया, लेकिन ये जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं या जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या सही है? क्या किसान ये चाहते हैं? नेहा जी, ये किसान नहीं चाहते, बीजेपी चाहती थी ये, क्योंकि बीजेपी को बंद में मजा नहीं आता। बीजेपी को बंद में जब मजा आता है आगजनी हो और बड़े बड़े कांड हो, क्योंकि ये विपक्ष में बैठे और जितने आंदोलन, जितने डिमॉन्स्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी ने किए, जितना अनुभव इनके पास है, लगता नहीं किसी देश में किसी पार्टी के पास होगा। ये चाहते थे कि शांतिपूर्ण ना हो, और ये तो बड़े मायूस बैठे हैं कि शांतिपूर्ण हो कैसे गया, छुटपुट घटना हुई है राज्यों में। ये तो चाहते थे बहुत बड़ा आंदोलन हो, आगजनी हो और बसों में आग हो, ट्रेनों में आग हो, और इनकी जो मानसिक स्थिति है वो अब बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि ऐसा किसानों ने कुछ भी नहीं किया। जहां तक नेहा जी आपने प्रश्न किया, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं किसानों से, अभी रोहित जी ने बोला कि दूरी बना के रखे हैं, उसके बाद भी छुटपुट ये जो पार्टियों की, ये भी बीजेपी की चाल है। बताऊं, जहां आपने कहा कि भारतीय जनता, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भिड़ गए, आप देखिए तो क्यों भिड़े, आप वजह जानिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं किसान बिल का, तो इसलिए उनको जब डिमोस्ट्रेशन हो रहा है, जब भारत बंद कॉल किए, तो भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पे उतरने की क्या जरूरत थी? कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर नेहा जी मुझे कोई अपनी बात कहनी है, आप मुझे बात करने से कैसे रोक सकती हैं, बताएं नेहा जी। मैं बात कहूंगा, मुझे लोग, भारत के लोकतंत्र पे विश्वास है, ठीक है, भारत सुनेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है। एक सवाल इस बात को लेकर नरेश जी, लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। सर, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि 8 बिंदुओं पर जो सहमति नहीं है वहां पर संशोधन की जरूरत है कानून में, या फिर यूं कहे कि इस बिल में। अब ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि इस बिल को वापस लिया जाए, इस कानून को रोल बैक किया जाए और उसके बाद एक नए सिरे से कानून बनाने की पेशकश हो और उसमें फिर किसानों से भी राय मशवरा किया जाए। लेकिन ऐसे में क्या ये संभव है? क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार को इस किसान जो बिल है या जो कानून है इसे वापस लेना चाहिए? नहीं, इसको वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कृषि का व्यापार अब अपने ढंग से चल रहा है, तो उसके लिए नए नियम और नए कानून तो बनाने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो वर्ग, प्रभावित वर्ग है इसमें, वो किसान है और उपभोक्ता है। तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि उनकी जो शंकाएं उनको निराकरण करें, उनके साथ बैठ के बात करें और उनका जो जिस ढंग से उन्होंने शंका की है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, उनके कारण गिनाए हैं, तो उनके कारणों को दूर करने के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार उन सब बातों पे बहुत विनम्रता से गौर कर रही है और उनको निराकरण करेगी उनकी समस्याओं का, और बीच का रास्ता निकाल के, क्योंकि इससे खाली किसान ही प्रभावित नहीं है। इस कानून से जो कृषि का व्यापार करने वाले लोग हैं वो सुगमता से व्यापार कर सके, जो खाद्य प्रसंस्करण वाली जो इंडस्ट्री है वो भी आसानी से उनको कच्चा माल मिल सके,
और जो खुदरा व्यापारी हैं वो भी आसानी से व्यापार कर सके। ये तीनों कानून सब लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, केवल किसान को नहीं करने वाले, सबको है। तो सबके हितों का ध्यान रख के और कृषि का जो बाजार है उसको समुन्नत करना है, अच्छा करना है, जिसमें किसान का भी फायदा हो और उपभोक्ता का भी फायदा हो, उपभोक्ता को भी जो उत्पाद है वो सस्ते मिल सके। बिल्कुल, सभी के हितों को देखते हुए आगे का कोई फैसला निकालना चाहिए, आगे का राह तय करनी चाहिए। अजय अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अरोड़ा जल्दी से अपनी बात को रखिए। नेहा जी, मेरा नरेश जी से एक सवाल है, क्या आप जो आंदोलन छिड़ा है और जो बैठक हुई है 5 राउंड हुए जिसमें यस और नो लिखा गया था, आप इनसे इत्तेफाक नहीं रखते? आप भी किसान संगठन से आते हैं, क्या आप समझा नहीं पाए? और देखिए नेहा जी, यहाँ पे डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नरेश जी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन भी है और पार्टी की एक बोलने की सीमा होती है। बड़ा संभल के बात कर रहे हैं नरेश जी, क्योंकि पार्टी लाइन से ऊपर कैसे जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ भी बांटने का प्रयास किया है, यहाँ ये बताया है कि किसान मतलब इनके हिसाब से किसान समझदार नहीं है, किसान पढ़े लिखे नहीं है, या किसानों को समझ नहीं आ रहा, वो तेरा दिन से सड़कों पर बैठे हैं। और वो 3 अगर विधेयक वापस कर दे नरेश जी, आप किसानों का संगठन से आते हो, क्या आप सरकार से बात करो, तीनों क्या जरूरी हैं? जिस प्रकार से चल रहा था एमएसपी बातें होना चाहिए, फ्लोटिंग होना चाहिए, और जो 2-3 लोगों के लिए जो जमाखोरी बढ़ जाएगी। अजय जी, जिस तरह से चल रहा था सर, आपको पता होगा कि देश में कितने किसान हर साल आत्महत्या करने को मजबूर होते थे। जिस तरह से चल रहा था सर, आपको ये मालूम होगा कि देश में कितने किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते थे। जिस तरह से चल रहा था सर, उस तरह से आपको ये भी मालूम होगा कि कितने किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलता था और किस तरह से लोग जो है सड़कों पर आते थे, किस तरह से अन्नदाता भटकते हुए नजर आते थे। लेकिन आज भी अगर जो आंदोलन हो रहा है और भारत बंद हो रहा है, तो जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है बेहद दुखद है। अगर अन्नदाता सड़कों पर आता है तो ये बेहद दुखद है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो सर, लेकिन किसानों का हित किसने किया है और उनके लिए फैसला किसने किया है, किसने उनका फायदा सोचा है, ये सभी के सामने है। तमाम सरकारें आई, तमाम चली गई, लेकिन सर किसानों की हालत आज भी पतली ही है। इस पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले नरेश सिरोही जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास मेहमान और हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात दरअसल भारत बंद की हो रही है। भारत बंद का आह्वान किया गया, किसानों की तरफ से भारत बंद किया गया, तमाम राजनीतिक पार्टियों का उस पर समर्थन हुआ। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकार पर दबाव बनाने में किसान कामयाब हुए, विपक्षी पार्टियां कामयाब हुई? इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल यहाँ पर मेरा उमेश जोशी जी से है। उमेश जी, आप बेहतर तरीके से जानते हैं और मुझे समझाने की यहाँ पर कोशिश भी करेंगे और हमारे दर्शकों को भी ये समझाने की कोशिश करेंगे। सर, ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से भी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इस बिल को लाने का भरसक प्रयास किया, तब भी एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाने की बात इस बिल में थी। बावजूद इसके किसान उसमें कामयाब नहीं, जो कांग्रेस है उसमें कामयाब नहीं हो पाई। आज जब भाजपा इस बिल को लेकर आई है, कानून का रूप दिया है, तब कांग्रेस को इससे दिक्कत होने लगी। उमेश जी, देखो ऐसा है, ये तो किसी मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश होती है। फला पार्टी ये करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाए, या तो नहीं ना। यहाँ बात हो रही है जो हो गया उस पर बात हो रही है। वो पार्टी क्या करना चाहती थी उसको छोड़ दीजिए आप। इस पार्टी ने जो किया है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और रही बात इसकी, एक मुहावरा आपने सुना होगा, दाल में काला। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अब दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, इसलिए इस दाल को फेंक करके नई दाल बनाई जाए। इस दाल से काम नहीं चलेगा, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब पार्टी नेता, पार्टी प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये उनकी मजबूरी है ऐसा कहना, कि बीच का रास्ता निकलेगा। अब वो बीच का रास्ता कोई नहीं जानता, जिससे वो बीच का रास्ता मानते, किसान नहीं मानते उसे बीच का रास्ता। जो किसानों ने साफ साफ कह दिया
कि हम कंप्लीट रोल बैक चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं चाहते हैं, तो फिर बार बार क्यों प्रयास कर रहे हैं? जैसे कल भी छठे दौर की बातचीत होनी है, उसमें भी किसानों का यही स्टैंड रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से किसान अपना रुख बार बार जाहिर कर रहे हैं, उससे लगता है कि उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है, ये भले कोई बीच का रास्ता मानते रहे। कल 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति जी से मिल रहा है। शरद पवार होंगे, उसमें टी.आर. बालू होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, राहुल गांधी होंगे, इस तरह से 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है। वो भी बीच के रास्ते की शायद बात नहीं करेंगे, वो भी यही कहेंगे कि कानून वापस ले जाएं, क्योंकि जो भी कोई बीच के रास्ते की बात करता है, किसान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि किसान हमारी बात सुननी बंद कर दें। इसलिए ये उनकी मजबूरी है कि उनको भी यही कहना पड़ेगा, जो किसान भाषा बोल रहे हैं वही भाषा उनको राजनीतिक दलों को भी बोलनी पड़ेगी, ताकि वो ठीक है। अजय जी सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी उमेश जोशी जी कर रहे थे। इनका कहना है कि जो नेता मिलेंगे राष्ट्रपति से, कांग्रेस के कुछ नेता अब राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, उसमें एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी होंगे और कुछ और नेता भी होंगे, राहुल गांधी समेत कई नेता मिलने जाएंगे, 4-5 नेता। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई आपको लगता है कि राष्ट्रपति से मिलकर समस्या के समाधान की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं नेहा जी, मैं उमेश जोशी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। कल जो डेलीगेशन जाएगा 5 सदस्यों का, सिर्फ कानून वापसी की बात होगी। ये एक्चुअली किसी विधेयक है ही नहीं, ये कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए बनाया गया है। तो जो दल जाएगा कल, वो कॉर्पोरेट बिल को हटाने की बात करेगा कि कॉर्पोरेट लोगों के लिए बनाया गया है, इसे हटाया जाए। अमेंडमेंट की या बीच का रास्ते की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कानून वापसी की बात करेंगे। लेकिन खेरा साहब, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस ये कह रही है कि कानून जो है वो वापसी होना चाहिए, किसान ये कह रहे हैं कानून जो है वो वापसी होना चाहिए। सरकार इस पर मानेगी क्या ये कानून वापसी होना चाहिए? क्योंकि भारत बंद का जिस तरह का असर देखने के लिए मिला हरियाणा, पंजाब सहित कुछ राज्यों में। कांग्रेस हिसाबहीन है, विचार विहीन हो चुकी है। एक का समर्थन करती है लोकसभा में, बिल का राज्यसभा में विरोध कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम इस बिल का समर्थन करेंगे, बाद में जाके पार्लियामेंट में विरोध कर देती है। ये तो दिशाहीन हो चुकी है। अभी भी बेपनी का लोटा हो गई है। किसी के घोषणा पत्र में था ये सब, आज उसे अपना घोषणा पत्र खुद का ये बदल के नए रास्ता लेने लगे। जब इनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे, तो कह रहे बाद में हमने समझा था कि इस बिल में किसानों का फायदा नहीं है, इसलिए हमने तय तो किया, घोषणा पत्र में तो बोला, लेकिन हम चाहते नहीं है। अब आप बताइए, इस तरह की पार्टी पर कोई भरोसा कर सकता है? और जहां तक किसानों का सवाल है, ये अगर बीच में राजनीतिक रोटियां सेकने चले आए हैं तो जो मर्जी कर ले। ये इनको तो एक ही डर सता रहा है कि बिल पास हुआ और किसानों को फायदा हुआ। जैसे एमएसपी में कमर तोड़ दी इन लोगों की राजनीतिक रूप से, 1.5 गुना एमएसपी चला गया, किसान निधि चली गई, मिल गई। अब पहले यूरिया उठाने के लिए लठ चलते थे, किसानों को लाइनें लगानी पड़ती थी, अब यूरिया फ्री हो गया नीला कलर करने के बाद से। ये सारी समस्या किसानों की दिन पे दिन दूर हो रही है। अब ये समझ रहे हैं कि जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा तो 2-4 महीने में किसानों को अपने फायदे नजर आने लगेंगे, तो इनके हाथ से तो सदा के ले गई सत्ता। ये वो डर सता रहा है इन लोगों को, और हमें इसकी चिंता है कि जो आपने 70 साल में नहीं किया वो हमें करना है। हम गरीब किसानों को उनका अधिकार दिलाते रहेंगे, हम उनको स्वतंत्रता देके रहेंगे कि वो जहाँ चाहे अपना अनाज बेचे। हम नहीं मजबूर करेंगे, मंडी माफिया को बीच में नहीं घुसने देंगे। मंडी माफिया जिनको चूस रही है 70 साल से, वो नहीं होने देंगे। अब हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। निश्चित जानिएगा, दोस्तों के दोस्त किसानों को इस बात से कानून बनाया, किसानों को हम समझा लेंगे, असली किसानों को समझ में आ जाएगा। अगर पंजाब में 30 गुना फसल होती है, तारीख पे तारीख कितने राउंड हो गए, गरीबों के लिए। एक मिनट रुक लीजिए, अब आपका नंबर आएगा, हम शांति से सुन रहे थे। जी। अभी क्या है, अगर आप बुंदेलखंड के किसान की समस्या या ईस्टर्न यूपी के किसान की समस्या पंजाब से जोड़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कहीं कोई फसल होती है, आज की तारीख में 6 लाख 80 करोड़ टन
धान हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या करेंगे उसका? हर किसान को क्या, जब तक ये आएंगे नहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इनको पता नहीं लगेगा, सरपंच इनको बताएंगे कि नहीं अब ये खेती नहीं, अब ये करिएगा। एक ही क्रॉस में एक ही आदमी चना तो चना ही चना करता आ रहा 70 साल से, कहीं पे ज्यादा हो जा रही फसल, कहीं पे कम। हमारे पास कितनी शक्कर पड़ी है, 60 लाख टन पड़ी हुई है इस समय। तो आखिरकार जब तक ये राष्ट्रीय धारा में नहीं जोड़ेंगे, इनको पता नहीं रहेगा कि आज ये फसल फायदा कर रही, कल हमें सोयाबीन करना चाहिए, अब हम सोयाबीन बहुत हो गया तो हमें दाल करना चाहिए। आखिर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जी रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों के साथ कंपटीशन है, हमें एक्सपोर्ट करना, किसानों को मौका देना, ये सब ठीक है। अजय जी, मैं आपके पास आऊँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले उमेश जोशी जी का रुख करते हैं। उमेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बात इस पर नहीं होगी कि इसमें संशोधन हो, बात इस पर होगी कि रोल बैक हो। सवाल इस बात को लेकर है, सरकार अपने स्टैंड पर है, किसान अपने स्टैंड पर है, बीच का रास्ता कोई निकलेगा नहीं, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा सर? समस्या का समाधान होगा ही नहीं। समस्या का समाधान तब होगा जब किसानों की मांग मानी जाए। देखिए, किसान जिस कानून को चाहते ही नहीं है, वो उन पर क्यों थोपा जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर इतना ही अच्छा ये कानून था, ये 3 कानून इतने अच्छे हैं, तो एनडीए अपने पिछले कार्यकाल में क्यों नहीं लेकर आई? देर से क्यों इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया कानून हमें लाना चाहिए, इसे, और वो भी कोरोना काल में अध्यादेश ला करके कानून बनाया गया। जो तरीका अपनाया गया है कानून बनाने का, वो तरीका ही संदेहास्पद है, जिसे लेकर के किसान पहले ही चौकन्ने हो गए थे। और उसके बाद जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको लग रहा है कि हमारे हित में नहीं है, और पार्टी नहीं समझा पा रही है, सरकार नहीं समझा पा रही है। और मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना हित नहीं समझता हो। किसान भी अपना हित समझते, बखूबी समझते हैं। अगर ये नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किसान वाकई देख रहे हैं कि इन कानूनों में हमारा हित नहीं है। तो आप बताइए, कानून रोल बैक करने के अलावा वो समझौता कैसे कर लेंगे? क्या विजय खेरा साहब जिस बात का जिक्र जोशी साहब कर रहे हैं, क्या वाकई ये जो कानून है वो किसानों पर थोपा जा रहा है? जिस बात का विरोध किसान कर रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये तीनों कानून वापस लीजिए आप, अध्यादेश लाकर इतनी जल्दबाजी में इसको कानून का रूप दे देना, सर ये कहाँ तक जायज है? क्या किसी पर इस तरह का कानून थोपना या ये कह देना कि आप इसको मानिए ही मानिए, ये क्या जायज है? क्या ये सही है? क्या हम आपको फिर से स्पष्ट कर दें एक बार और, हिंदुस्तान में 8% किसान ऐसा है जो काफी रईस है, काफी रिच है, धनवान है, और 92% किसान ऐसा है बिल्कुल गरीब है। अब 8% किसानों ने उन 92% किसानों के हक छीन रखे हैं। अब जब उनको सिंहासन हिल रहा है उन बिचौलियों का, जो मंडी में माफिया बन के बैठे हुए हैं इस तरह के, तो उनको ये डर लग रहा है कि अब तो हमारा चला गया, हमको नहीं मिलेगा ये हिस्सा लूटने का। कितनी जमीनें किसानों की, लाखों लोगों की गिरवी रखी रहती है साहूकारों के यहाँ, तो उनसे मुक्ति दिलाना होगी ना। इस कानून में अगर एक बात बता रहे हैं, किसान की 1 इंच जमीन कभी भी कोई कॉर्पोरेट, कोई अंबानी, कोई खैरा साहब नहीं रख सकते हैं, गिरवी ना ले सकते हैं। 3 दिन के अंदर आजकल एमएसपी की पेमेंट हो रही है। उसके बाद अगर किसान की मंडी 40 किलोमीटर दूर है, क्यों उसको मजबूर करना कि आप 40 किलोमीटर जाके बेचो? अगर 6 किलोमीटर के पास दूसरे जिला का हेडक्वार्टर है तो ऐसा क्यों करना चाहते हो आप? तो ये सुविधाएं जब मिलेंगी ये बात समझ में आएगी। अभी भले बीच में लोगों ने बरगला लिया है, नेताओं लोगों ने, कुछ किसानों के जो सो कॉल्ड नेता हैं, और आज वही लोग आ रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना सर, एक तरफ लॉकडाउन की स्थिति थी, दूसरी तरफ कोरोना काल जिस तरह से चल रहा था, उस बीच आपको ये कृषि कानून को बनाना या फिर इसे कानूनी रूप देना अध्यादेश लाकर, सर ये जो मामला है ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पसोपेश में डालता है। और किसान जो हैं अगर वो सड़कों पर आए हैं तो ये स्थिति भी सरकार को समझनी होगी कि आखिर अगर इस तरह की स्थिति देखने के लिए मिल रही है सरकार को तो क्यों। इस पे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र।
के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात दरअसल भारत बंद की हो रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर भारत बंद का कितना असर दिखा और इसका फायदा किसे होगा और किसको इसका नुकसान होगा। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं और क्या इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या जो किसान हैं वो दबाव बनाने में कामयाब हो पाए हैं सरकार पर। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस बात को लेकर है, जो बैठकों का दौर भी चल रहा है, क्या इस बैठकों के दौर के बाद क्या समस्या का समाधान होगा। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये तो आप लोगों के घोषणा पत्र में भी था कि इस तरह के कानून को लाया जाएगा और उसमें भी एमएसपी को कानूनी जामा देने का जिक्र नहीं था। सवाल इस बात को लेकर है कि जब आप अपने वक्त में इस कानून को नहीं ला पाए, नहीं बना पाए, तो ऐसे में अगर भाजपा ने इसको बनाया है तो फिर आखिर दिक्कत कहां पर है? दिक्कत नेहा जी किसानों को लेकर है। आज किसान को लगता है कि कानून उनके लिए ठीक नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने वो कहावत है, मैं इन पे नहीं कर रहा, अपने पे ना ले, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इन्होंने दो व्यक्तियों के नाम लिए, दो संगठनों के, कॉर्पोरेट सेक्टर के, अंबानी अडानी। इन्होंने खुद ही कह दिया। अच्छा, किसानों को नेहा मालूम है ये जो जमाखोरी है, जैसे एपीएमसी है और ये आपका एमएसपी है, और राज्यों में जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि किसान गरीब है तो गरीब होता जा रहा है, क्या इनको लगता नहीं है मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के कि दोस्ती के लिए दोस्ती करो। मैं कहता हूँ दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन देश के सारे किसानों को ताज पे तो रख सकते हैं आप। देश के अन्नदाताओं को धरती पुत्र है नेहा, इनका नाम धरती पुत्र है और धरती पुत्र का अपमान। और आपने हमसे जिक्र किया कि आप भी ला रहे थे, मैंने कहा ना किसानों को जो चीज सूट करेगी हम उनके साथ हैं। किसानों को लगता है कि तीनों वापस होने चाहिए तो वापस होने चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता नेहा जी, आज अवार्डी, आज पद्म भूषण, द्रोणाचार्य अवार्ड कितनी मुश्किल से मिलते हैं, राजीव गांधी कप, ये जितने स्पोर्ट्समैन और जितने सिंगर गायक खुल के, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, जजेस, एडवोकेट खुल के आ गए, क्या उनको ज्ञान नहीं है? जैसे खेरा जी ने बताया कि उनको समझ नहीं आया। आज किसानों के पुत्र पढ़ लिख कर बड़े बड़े अधिवक्ता बन गए, जजेस बन गए, तो पूरा ज्ञान है, उनको पूरी समझ है कि कानून उनके लिए गलत है, क्यों सड़कों पर हैं। नहीं तो कांग्रेस जब घोषणा पत्र अपना बनाती है तो पूरे समझ के साथ बनाती है या ऐसे ही बना देती है? देखो, हमने फ्लोटिंग की बात नहीं की थी, हमने एमएसपी फ्लोटिंग की बात बिल्कुल नहीं की थी। और जो अब अदालती, अब कोई डिस्प्यूट होता है, एसडीएम में डीएम करेगा, अदालत के जाने का भी हक छीन लिया। और बिजली निजीकरण आप देखिए, मतलब जिस तरह से तीनों विधेयक लाए गए, बिजली निजीकरण में भी दिक्कत आने वाली है। किसानों को पता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब इन्होंने खुद ही कहा कि हम जमीन नहीं छीन रहे, हमने तो ये बात बोली नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने आप बोल रही है कि हम किसानों को मजदूर नहीं बनाएंगे। खुद ही कह रहे हैं लोग कि हमारे दो साथी हैं, हमारे दो कॉर्पोरेट मित्र हैं, 2-3, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, खुद ही कह रही हैं। ठीक है उमेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, सरकार की तरफ से नारा दिया जाता है और खासतौर पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो किसानों को सर्वोपरि रखते हुए अन्नदाता के लिए उनकी आय दोगुनी करने के लिए लगातार जिक्र करते आए हैं और लगातार इस बात को कहते हुए आए हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन क्या सर वाकई लगता है कि हम उस ट्रैक पर चल रहे हैं या सरकार उस ट्रैक पर चल रही है? आज अगर किसान सड़कों पर है, भले ही कुछ प्रतिशत किसान सड़कों पर हो सर, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं या फिर सरकार उस ट्रैक पे चल रही है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा आज ये स्थिति देखकर? देखो, ऐसा है, 2017 में प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि 5 साल बाद 2022 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उसके लिए उन्होंने तरह तरह की घोषणाएं भी की, सिंचाई के साधन भी मुहैया कराने के उन्होंने इंतजाम किए और भी कई तरह की जो है ना ऐसी घोषणाएं की जिससे कि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब 2022 में केवल 2 साल रह गए हैं और इन कानूनों से वो आय दुगनी कैसे होगी ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी तक किसानों की आय में उस गति से इजाफा नहीं हुआ, उस गति से बढ़ोतरी नहीं हुई जिस गति से होनी चाहिए थी। और इन 2 सालों में इन कानूनों से आय में बढ़ोतरी होकर दुगनी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
इसका कोई गणित नहीं है किसी के पास भी। कोई ये समझा दे कि भाई इन कानूनों से आय इस तरह से दुगनी होगी, किसान मान जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह का गणित किसी के पास नहीं है तो किसान कैसे मान ले? बिल्कुल, कैसे माने खैरा साहब किसान कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, और क्या ये कानून उसमें सहायक है क्या? ये इस समय बहुत महत्वपूर्ण बात है। उमेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा क्या जिन्होंने एक ऐसी बात रखी है कि जो समझाना आवश्यक है। ये कह रहे हैं दोगुनी आय कैसे हो जाएगी। क्या है कि इस समय जैसे बताए किसान की, मान लो उदाहरण देता हूँ अभी आपको, एक किसान के खेत में 12 गुना या 14 गुना फसल हो रही है, यानी एक बोरा बोया उसने 12 बोरा पैदा किया। अब क्या होगा उसमें, खैरा जी या आप या जिनका भी ये नाम ले रहे हैं, पहले भी लेते रहे नाम उनका, रफल में भी लेते रहे, अंबानी, ठिकाना फिकाना, कोई भी हो, अगर उसमें नया मशीनीकरण, उन्नतीकरण, नया बीज, नई टेक्नोलॉजी लगा के अगर वो 12 गुना का 25 गुना वो पैदा कर लेता है उसी जमीन पर, जो आज किसान के पास पैसा नहीं है, नई मशीनें नहीं है, नया बीज नहीं उठा पाता है, समय से यूरिया नहीं खरीद पाता है, अगर उसको ये फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है और फिर वो 25 गुना पैदा हो जाता है, सर, तो सवाल इस बात को लेकर है ना सर, ये किसान कैसे समझे सर? आप तो अपनी सहयोगी पार्टियों को नहीं समझा पा रहे हैं, अकाली दल को नहीं आप समझा पाए, आप हरियाणा में अपनी सहयोगी पार्टी को नहीं समझा पा रहे हैं, हरियाणा में एक निर्दलीय जो विधायक है वो आपका साथ छोड़कर चले गए। वो सवाल इस बात को लेकर है कि जब आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं तो ये किसान बेचारे कैसे समझेंगे? नेहा जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जी हरियाणा में एक जवाब दिया, सहयोगी को नहीं समझा पाए हैं, मैंने आपसे पहले कह दिया है, इनके साथ नहीं है पंजाब में। ठीक है, जोशी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वहाँ की समस्या अलग है, वो बरगला रहे हैं ताकि छोटे किसानों को लाभ ना पहुंच पाए और इनका हिस्सा किसानों को ना मिलने पाए, इसलिए वो बरगला रहे हैं ये। लेकिन एक किसानों को जब बिल्कुल बाकायदा पता लगेगा, जिस बात का जिक्र अभी जोशी साहब ने किया था कि हर व्यक्ति जानता है कि उसका हित कहाँ पर है और अहित कहाँ पर है, तो अपना फायदा हर व्यक्ति जानता है सर, किसी के बरगलाने से कुछ नहीं होता। एक सेकंड, जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते मैडम सही है, एक सेकंड। अगर जानता होता अपना हक तो लोग शराब पी के अपना लिवर क्यों खराब कर लेते हैं? अगर जानता होता तो ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हो जाता है तेज चलाने में? आदमी नहीं कई बार समझ पाता है, बीमारियों के लिए अस्पताल नहीं जाता आदमी इलाज करने के लिए। समझाने के लिए बीच में ये पार्टी राजनीतिक जो रोटियां सेक के उनको बरगला रही है, गलत रास्ता दे के गुमराह कर रही है, उसको दूर करना पड़ेगा, हम करेंगे। ठीक है सर, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। जोशी जी, अगर आपको ध्यान हो, पिपली में जब किसानों ने अपना आंदोलन किया था, उन पर लाठीचार्ज हुआ था, तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3 सांसद थे। उनमें से 2 सांसद ब्रजेंद्र सिंह और धर्मवीर जी, ये दोनों धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ गलत हुआ है और उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। और उनकी मांग क्या थी कि ये बिल वापस लिए जाए। यानी जब उनके अपने सांसद ये मान के चल रहे हैं कि उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए और उनकी मांगे बिल्कुल जायज है, वो खुद मान रहे हैं इस बात को। अब अगर उनका स्टैंड बदल गया हो तो मैंने कह नहीं सकता, लेकिन ये कि उस वक्त उनका यही स्टैंड था। जब इनके अपने सांसद ये मान रहे हैं, बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे किसानों को यहाँ समझाना बहुत टेढ़ी खीर है सरकार के लिए। अब सरकार इससे कैसे निकलेगी या इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।